नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है फर्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट फॉर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर। तो आप सबके डिमांड पे मैंने प्रैक्टिस टेस्ट शुरू कर दिए हैं और इस चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्रैक्टिस टेस्ट के डिस्क्रिप्शन में भी जो कुछ है उसको आप जरूर देख लीजिए क्योंकि वो आपके एग्जाम से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बोथ GHGs एंड ODPs? GHGs मतलब ग्रीन हाउस गैसेस एंड ODPs मतलब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो CFC11 ये एक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है, हम जानते हैं। और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस होता है, लेकिन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के मुकाबले बहुत कम पोटेंशियल होता है उसका ओजोन डिप्लीशन का। ठीक है। तो CFC और HFC दोनों ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं और N2O भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है। वो ट्रोपोस्फेयर में N2O कोई खास नुकसान नहीं करता है, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में जाके वो ओजोन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है। तो A, C और D ये तीनों ही ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं और साथ में ग्रीन हाउस गैसेस भी हैं। ये आपने पढ़ा होगा ग्रेजुएशन लेवल पे कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस भी होते हैं और उनका ग्रीन हाउस पोटेंशियल, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत हाई होता है। पर क्योंकि उनका कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बहुत कम है और कम होता ही जा रहा है क्योंकि हम उसको फेज आउट कर रहे हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत, इसलिए हम ग्रीन हाउस गैसेस की जब बात करते हैं तो हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की ज्यादा बात नहीं करते हैं। लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ये ग्रीन हाउस गैस भी है और N2O भी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है। तो आंसर होगा A, C and D। जो B है CO2, वो ग्रीन हाउस गैस तो है पर वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस नहीं है। ठीक है। अब क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग फिनोमेना विद द साइंटिस्ट्स हु डिफाइन दीज। तो फिनोमेनन है, डिफ्यूजन है, ड्रैग फोर्स है, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी है और उसको डिफाइन किसने किया था? तो हम सब जानते हैं कि ड्रैग फोर्स जो है वो स्टोक्स लॉ के थ्रू डिफाइन होता है। ठीक है। तो बी को मैच करना है 3 से, तो बी कहाँ मैच है 3 से? बी यहाँ मैच है 3 से, बी यहाँ मैच है 3 से, डी में मैच है। ठीक है। और डिफ्यूजन के लिए तो फिक्स लॉ होता ही है। ठीक है। ए को 2 से मैच करेंगे तो डी ऑप्शन है जिसमें ए 2 से मैच है और बी 3 से मैच है, तो यही ऑप्शन होगा सही और आंसर बी है डी। और एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी जो है वो पास्कल से रिलेटेड है। अब डिफ्यूजन, ड्रैग फोर्स, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी और ये जो लॉज हैं ये कैसे हैं, इनको हम थोड़ा सा दो दो शब्द जान लेंगे। In fluid dynamics, Stokes' law is an empirical law for the frictional force, also called drag force, exerted on spherical objects with very small Reynolds numbers in a viscous fluid. तो basically settling tank में जो sedimentation होता है उसको भी Stokes' law से define होता है. It was derived by George Gabriel Stokes in 1851. और ये जहां जिस वेबसाइट से मैंने उठाया है इसका लिंक दिया है और इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा। पास्कल स्टेबिलिटी क्लासेस, तो ये जो है ये मुझे कहीं और नहीं मिला। मैंने जब इसको ढूंढा तो मुझे ये गवर्नमेंट की वेबसाइट मिली, यूएस गवर्नमेंट की। ये नेशनल ओशनोग्राफिक ये है, ये नोआ। एयर रिसोर्सेज लेबोरेटरी है, इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेसेस इन द अर्थ्स बाउंड्री लेयर। ये नोआ की वेबसाइट है और यहाँ से मैंने उठाया। और पास्कल स्टेबिलिटी क्लासेस के बारे में है एक्सट्रीमली अनस्टेबल कंडीशन, मॉडरेटली अनस्टेबल कंडीशन, स्लाइटली अनस्टेबल कंडीशन, बेसिकली एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी के बारे में है। ठीक है। तो इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं जानती पर क्योंकि क्वेश्चन मुझे मिला तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, तो यहाँ से था। फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ये कॉमन है, हम सभी जानते हैं। It states that substances will diffuse from areas of high concentration to lower concentration and that a system will reach a steady state where the concentrations of particles will be the same throughout after a certain time. तो जहां हायर कॉन्सेंट्रेशन है उससे लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ पार्टिकल जाएगा और जब तक हायर कॉन्सेंट्रेशन और लोअर कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं हो जाता तब तक ये डिफ्यूजन होता रहेगा। ये फिक्स लॉ है। यहाँ पे जिस वेबसाइट से मैंने उठाया था उसका मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया है और ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा। क्वेश्चन 3, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता ही आता है। इंटरनेशनल अग्रीमेंट से कोई ना कोई क्वेश्चन आना ही आना है किसी भी इन्वायरमेंट के, साइंस या इंजीनियरिंग के एग्जाम में। क्वेश्चन 3, मैच द फॉलोइंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स विद देयर सब्जेक्ट्स। तो अग्रीमेंट कौन सा है? रामसार कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल, बेसल कन्वेंशन एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है। तो ये इजी है, हम सब जानते हैं कि रामसार कन्वेंशन वेटलैंड कंजर्वेशन के ऊपर हुआ था। रामसार ईरान में एक साइट है, वहां ये कन्वेंशन हुआ था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन डिप्लीशन के लिए हुआ था।
क्योटो प्रोटोकॉल क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है, ये हम सभी जानते हैं। बेसल कन्वेंशन मुझे पता है, अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो बेसल कन्वेंशन ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजरस वेस्ट के लिए हुआ था। तो ए को हम मिलाएंगे 4 से, ठीक है। तो इस ऑप्शन में भी ए को 4 से मिलाया है, इस ऑप्शन में भी ए को 4 से मिलाया है, और क्योटो प्रोटोकॉल को हम मिलाएंगे 3 से। तो बी को यहाँ पर 3 से मिलाया, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। आंसर भी वही है, ए हैज टू बी मैच्ड विथ 4 एंड बी हैज टू बी मैच्ड विथ 3, ठीक है। और बाकी सारे तो आप जानते ही हैं। Question number 4. Both a plug flow reactor, that is PFR, and a continuous flow stirred tank reactor, CFST, are used for biodegradation of pollutants. If both the reactors are fed with same inlet concentration and have the same volumetric flow rate designed for similar efficiency of biodegradation, then which of the following statement is true? तो प्लग फ्लो रिएक्टर होता है और कंटिन्यूअस फ्लो स्टर्ड टैंक रिएक्टर होता है। ये दो अलग अलग टाइप के रिएक्टर हैं और ये दोनों बायोडिग्रेडेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पर अगर दोनों रिएक्टर्स का इनलेट कॉन्सेंट्रेशन जितना कि वेस्ट उसमें डाला गया वो दोनों सेम है और सेम ही एफिशिएंसी, सेम ही लेवल ऑफ बायोडिग्रेडेशन के लिए दोनों टैंक्स को डिजाइन किया जाना है, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? PFR, that is plug flow reactor, will always require less reactor volume than CFSTR. PFR and CFSTR will require same reactor volume. CFSTR will always require lesser volume. या CFSTR can sometimes require lesser volume than PFR. सही उत्तर है A. PFR, that is plug flow reactor, will always require less reactor volume than CFSTR, that is continuous flow stirred tank reactor. तो सेम ही अगर आपके पास पोल्यूटेंट है और उसको ट्रीट करना है और तो प्लग फ्लो रिएक्टर का वॉल्यूम कम होता है, तो आपके पास कम जगह है तो आप इसको इस्तेमाल करिए। ये एक प्लग फ्लो रिएक्टर होता है, एक सिलेंड्रिकल शेप का रिएक्टर होता है। एक्सियल डायरेक्शन ऑफ एक्सियल फ्लो, इस तरह से फ्लूइड जाता है और इस तरह से रिएक्शन होता है और धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन जो है वेस्ट का, बायोडिग्रेडेशन जो होता है वेस्ट का, वो होता है और वेस्ट में जो पोल्यूटेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। दिस इज प्लग फ्लो रिएक्टर। और प्लग फ्लो रिएक्टर को और क्या क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस ट्यूबुलर रिएक्टर और पिस्टन फ्लो रिएक्टर ये भी कहते हैं, ठीक है। और अगला है कंटिन्यूअस फ्लो स्टर्ड टैंक रिएक्टर। वो इस तरह से होता है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली ये स्टर्ड है, स्टर मतलब कि हिलाना चलाना, तो कंटिन्यूअसली ये स्टर करते हैं, चलाते रहते हैं। इस तरह से इनलेट होता है और फिर बायोडिग्रेडेशन होता है और इस तरह से आउटलेट होता है, ठीक है। और ये सारे फॉर्मूला दिए गए, क्यू इन मतलब डिस्चार्ज ऑफ इनलेट है, dv इज इक्वल टू dt मतलब वॉल्यूम बाय टाइम, क्यू आउटलेट है इज इक्वल टू क्यू इनलेट सी। तो इस तरह से ये इक्वेशंस हैं, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स यूज्ड इन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट विद देयर फंक्शन। तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में कुछ इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होता है, उसका फंक्शन क्या होता है? तो इक्विपमेंट का लिस्ट है ट्रॉमल, मैग्नेटिक सेपरेटर, हैमर मिल और एडी करंट सेपरेटर। मैग्नेटिक सेपरेटर सिंपली मैग्नेट है तो कहाँ होगा? फेरस मेटल रिकवरी मतलब आयरन उससे निकाल लिया जाता है। और हैमर मिल साइज रिडक्शन के लिए यूज होगा। तो सी को 1 से कहाँ मिलाया है? ए में, तो आंसर भी होगा ए, ठीक है। तो ए ये जो ऑप्शन ए है ट्रॉमल जो है वो स्क्रीनिंग के लिए यूज होता है, मैग्नेटिक सेपरेटर फेरस मेटल रिकवरी के लिए यूज होता है, हैमर मिल साइज रिडक्शन के लिए यूज होता है और एडी करंट सेपरेटर जो होता है वो एल्यूमिनियम सेपरेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। By which of the following mechanisms are spherical particles of size less than 10 micrometer are removed from flue gas using a fabric filter? तो फ्लू गैस होती है, फैब्रिक फिल्टर होता है। हम जानते हैं फैब्रिक फिल्टर एयर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होता है और उससे सस्पेंडेड पार्टिकल रिमूव होते हैं। तो वो किस मैकेनिज्म से रिमूव होते हैं? जो सस्पेंडेड पार्टिकल 10 माइक्रोमीटर से छोटे होते हैं। इम्पैक्शन, ग्रेविटेशन, इंटरसेप्शन या डिफ्यूजन। इम्पैक्शन का मतलब होता है प्रभाव से, इंटरसेप्शन मतलब होता है रोकना और डिफ्यूजन मतलब होता है एक तरफ से दूसरी तरफ जाना। तो इम्पैक्शन, इंटरसेप्शन और डिफ्यूजन ये तीनों ही तरीकों से रिमूव होते हैं, सिर्फ ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण से रिमूव नहीं होते। तो ए, सी और डी सही उत्तर है, ठीक है। अगर आपको लगता है मैंने कुछ गलत बताया या आप डिसएग्री करते हैं तो कमेंट से मुझे जरूर बताएं। क्वेश्चन 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्राइमरी पोल्यूटेंट्स? इनमें से कौन सा प्राइमरी पोल्यूटेंट है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये तीनों ही प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है। ओजोन ऑलवेज एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है, लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में बता दूं, ये कभी प्राइमरी पोल्यूटेंट भी हो सकता है, कभी सेकेंडरी पोल्यूटेंट भी हो सकता है।
क्योंकि कभी कभी जब कुछ जलता है डायरेक्टली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और कभी कभी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है, या N2O नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होता है, और वो फिर हवा के साथ ऑक्सीडाइज करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। तो जिस तरह का मैकेनिज्म होगा उस तरह का पोल्यूटेंट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा। प्राइमरी पोल्यूटेंट भी हो सकता है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट भी हो सकता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये हमेशा प्राइमरी पोल्यूटेंट होते हैं। तो ए, बी और डी सही उत्तर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज MPN आल्सो कॉल्ड पॉइजन जीरोस ऑफ अ वाटर सैंपल? MPN क्या होता है? What is MPN also called poison zeros of a water sample? The most probable number technique is a statistical method of estimating the concentration of bacteria. True. The most probable number technique is a statistical method of estimating the concentrations of all pathogens. तो ये भी सही है. It is the estimation, helps in the estimation of pathogen viruses including COVID-19 viruses. या D, none of the above. तो जो MPN है ना उससे वायरस का तो कॉन्सेंट्रेशन पता नहीं चलता है, तो ऑल पैथोजेंस सही नहीं होगा क्योंकि ऑल पैथोजेंस में वायरस भी आते हैं। सही उत्तर सिर्फ ए होगा। ठीक है, तो आंसर होगा ए। ठीक है। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ इकोलाई? इकोलाई के बारे में कौन सी बात सही है? इट इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, सही है। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया, फैकल्टेटिव बैक्टीरिया वो होता है जो एरोबिक और एनारोबिक दोनों कंडीशंस में सर्वाइव कर लेता है, सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। ये भी सही है। इट इज रॉड शेप्ड, ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव, तो डी आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये इकोलाई के बारे में सभी बातें सही हैं। आखिरी सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द इनफ्लक्स ऑफ इंसुलेशन ऑन रूफटॉप सोलर वाटर हीटर? तो इंसुलेशन मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन, उसको किस किस चीज से फर्क पड़ता है? अगर आपने छत पर सोलर हीटर लगाया है, किस किस बात से फर्क पड़ेगा? हीटर सरफेस टेम्परेचर, डे ऑफ द ईयर, हॉट वाटर टेम्परेचर, स्काई क्लियरनेस, क्लाउड कवर। देखिए कौन सा दिन साल का है ये इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जिस तरह से दिन होगा उस तरह से वो धूप सूरज की रोशनी होती है। गर्मी का दिन है, जाड़े का दिन है, बरसात का दिन है। और स्काई क्लियरनेस या क्लाउड कवर वो भी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, कि उसको जितना स्काई साफ है या जितना क्लाउड कवर उस हिसाब से इंसुलेशन मिलेगा। तो इंसुलेशन को न हीटर सरफेस टेम्परेचर से फर्क पड़ता है, ना हॉट वाटर टेम्परेचर से फर्क पड़ता है। इंसुलेशन को सिर्फ डे ऑफ द ईयर और स्काई क्लियरनेस से फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये आंसर होगा बी और डी। आई होप ये प्रैक्टिस टेस्ट आपको पसंद आया होगा। एनवायरमेंटल साइंस और इंजीनियरिंग से जुड़े मैं और प्रैक्टिस टेस्ट आपके लिए लेके आऊंगी, पर मैं फिर भी सजेस्ट करूंगी कि जो किताबें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, जो सिलेबस मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, उसके हिसाब से मल्टीपल सोर्सेस से अपनी तैयारी करते रहें और मेरे प्रैक्टिस टेस्ट के थ्रू अपनी तैयारी को जांचते रहें। जय हिंद, जय भारत। मिलती हूँ आपसे अगले प्रैक्टिस टेस्ट में।